नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक पारिवारिक प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक है वचन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चंपानगर गांव सेठ मनीराम अपनी दुकान में बैठ करके सामान को तोलवा रहे थे। पुरोहित जी के बेटे की शादी है तो सारा सामान मनीलाल जी के यहाँ से खरीदा जा रहा है। ये दीनू क्या कर रहा है? ध्यान से कर, देखना तराजू टेढ़ा जा रहा है, उस पर बराबर बांट रख। सामान की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि मनीराम बेईमान है। मनीराम जी बोले। तभी पुरोहित जी बोले, नहीं सेठ मनीराम, तुम पर हमें पूरा भरोसा है, इसलिए तो तुम्हारी ही दुकान से सामान खरीदने आते हैं। बस यही ईमानदारी और मुंह के मीठे बोल ही तो साथ जाते हैं पुरोहित जी, वरना इंसान मरने के बाद भला क्या ले जाता है? बेईमानी करके कितना कमा लूंगा भला, फिर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मनीराम बोले। सेठ मनीराम, एक तुम हो जो ईमानदारी पर जीते हो और एक वो तुम्हारा दोस्त है हीरालाल, वो तो बस बेईमानी की ही खाता है। पुरोहित जी बोले। उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मनीराम जी बोले। तभी दुकान के द्वार पर डाकिया आया। उसने साइकिल की घंटी बजाई और बोला, सेठ जी शहर से चिट्ठी आई है। हाँ हाँ, लगता है प्रभाकर की चिट्ठी आई होगी, उसके इम्तिहान हो गए हैं, शायद गांव आने की खबर भेजी होगी, सेठ मनीराम जी बोले। सेठ जी ने डाकिये से चिट्ठी ली, फौरन खोल करके पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़ करके खुशी के मारे भीतर चले गए और भीतर जा करके बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो? सुनती हो? हाँ आई आई, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? लो आ गई, बाड़े में गाय को भूसा डाल रही थी। अब बोलो क्या बात है? कौशल्या बोली, अरे प्रभाकर 8 तारीख को आ रहा है और 8 तारीख तो कल ही है। शाम तक उसकी गाड़ी पहुंच जाएगी, पास वाले कस्बे के रेलवे स्टेशन पर उसे लेने जाना होगा। सेठ मनीराम बोले। हाँ हाँ, अभी आज रात पड़ी है, इतना क्यों परेशान होते हो जी? कौशल्या जी बोली। हाँ हाँ, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाले को भी तो कहना पड़ेगा, स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अरे दिवाकर कहाँ गया? उसे तो घर बार की तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, ना जाने कहां आवारा बना घूमा करता है। मनीराम जी बोले। अरे इतना क्यों बिगड़ते हो? होगा यहीं कहीं, कौशल्या जी बोली। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लोगी, तुम्हारा ही हाथ है उसे बिगाड़ने में। सेठ मनीराम बोले। क्या करूं, माँ हूँ उसकी, बेवजह मुझसे नहीं डांटा जाता तुम्हारी तरह, कौशल्या बोली। लेकिन है कहाँ तुम्हारा लाडला? सेठ मनीराम बोले। होगा कहीं, मैं क्या जानूं, क्या हरदम मैं उसके पीछे भागा करती हूँ? कौशल्या बोली। कभी सीधा जवाब मत देना, मैं ही ढूंढ लेता हूँ, सेठ मनीराम बोले। उधर दिवाकर बगीचे में बिंदवासिनी के साथ अमरूद तोड़ रहा है। ओ देवा, देखो तो ओ अमरूद कितना पका लग रहा है, जरा ओ वाला तो तोड़ना, बिंदवासिनी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तूने मुझे तो नौकर समझ रखा है, दिवाकर बोला। देवा रे देवा, ये कैसी बातें कर रहे हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ये रहे तुम्हारे तोड़े हुए अमरूद, अब मैं जा रही हूँ घर। और अमरूद फेंक करके बिंदवासिनी जाने लगी। अरे रुक जा बिंदु, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, देवा बोला। हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, बिंदु बोली। ना बिंदु, ऐसा कुछ नहीं है, दिवाकर बोला। ऐसा ही है। और बिंदवासिनी एक पल भी बगीचे में ना ठहरी और सीधी घर जाकर के रुकी। इधर दिवाकर का मन भी खराब हो गया, वो भी सारे अमरूद वहीं छोड़ करके चला आया। मनीराम और हीरालाल दोनों दोस्त थे।
दोनों के साथ में आधे आधे पैसे लगा करके कारोबार शुरू किया था। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, तभी गांव में बाढ़ आ गई। तो कुछ था सब बाढ़ में खत्म हो गया। दोनों के पास कुछ ही जमा पूंजी रह गई। दोनों ने परिवार सहित दूसरे गांव का रुख किया और वहां एक जमीन खरीदकर अगल बगल रहने लगे। हीरालाल की बेटी बिंदवासिनी और मनीराम का छोटा बेटा दिवाकर हम उम्र थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते। मनीराम और हीरालाल ने फिर साथ में कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन हीरालाल की बेईमानियों से तंग आकर के मनीराम ने कहा कि अब हम और संग ना रह पाएंगे, तुम अलग धंधा करो और मैं अलग। दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि घरों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। लेकिन हीरालाल और मनीलाल की बीबी और बच्चों के बीच पहले जैसा ही स्नेह बना रहा। बिंदु और दिवाकर ऐसे ही झगड़ते रहते, लेकिन एक दूसरे के बिन रह भी नहीं पाते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन दोनों को पता नहीं है, क्योंकि आज तक एक दूसरे से ज्यादा दिनों के लिए जुदा जो नहीं हुए हैं। दिवाकर मुंह फुलाए हुए घर में घुसा ही था कि मनीराम चिल्लाते हुए बोले कि कहाँ गया था, पता है कब से ढूंढ रहा हूँ। जी बाबूजी, बस ऐसे ही थोड़ा तालाब की ओर निकल गया था। दिवाकर बोला, अच्छा ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। दिन भर आवारा बना घूमता है, ना पढ़ाई की खबर और ना दुकान की। दिन भर बस लाट साहब बना फिरा करता है। मनीराम जी बोले, अब घर आ गया ना, जो काम हो वो बता दो, क्यों चिक चिक करते हो जी। कौशल्या बोली, हाँ, जा शाम होने को है, वो पूरन सिंह तांगे वाले लौटने को होगा, उससे कह करके आजा कि कल तांगा तैयार रखना और कहीं मत चले जाना। कल तू प्रभाकर को लेने स्टेशन जाएगा। मनीराम बोले, क्या भैया आ रहे हैं, बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अभी पूरन को बोल करके आता हूँ। और दिवाकर फिर बाहर चला गया। रास्ते में उसे बिंदु मिल गई। वो कलश लेकर के कुएं पर पानी भरने जा रही थी और जैसे ही दिवाकर को देखा उसने रास्ता बदल लिया। लेकिन दिवाकर भी कहाँ मानने वाला था, उसने बिंदु को फिर छेड़ना शुरू कर दिया। बिंदु पीछे को हटी और एक पत्थर से टकरा करके गिर गई। उसके पैर में खरोंच आ गई। वो उठी और गुस्से से अपना कलश उठा करके बोली कि आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। दिवाकर ने बिंदु को और भी नाराज कर दिया और दुखी मन से पूरन के पास पहुंचा और तांगे की बात कह करके घर लौट आया। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था बिंदु के बिना। रात हुई, कौशल्या ने दिवाकर को खाने के लिए बुलाया, लेकिन दिवाकर बोला, परोस कर रख दो माँ, बाद में खा लूंगा। ऐसा तो तू कभी नहीं करता रे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कौशल्या ने पूछा। माँ, हाँ सब ठीक है, सोच रहा हूँ कि छत पर लालटेन ले जा करके थोड़ी देर पढ़ लूं, उसके बाद खाना खा लूंगा। दिवाकर बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कौशल्या बोली। दिवाकर कुछ किताबें और लालटेन लेकर के छत पर चला आया और चटाई बिछा करके पढ़ने लगा। तभी बिंदु ने अपने आंगन से देखा कि दिवाकर छत पर है। मन तो उसका भी नहीं लग रहा था उसके बिना, और वो सारा गुस्सा छोड़ करके अपने घर की छत पर चली आई। दोनों छतें आपस में जुड़ी हुई थी। बिंदु दिवाकर के पास जाकर के बैठी, लेकिन दिवाकर कुछ नहीं बोला। अभी तक नाराज हो? बिंदु बोली। तुम्हें क्या, तुम ठहरी पत्थर की तरह कठोर, तुम्हें किसी के मन से क्या लेना देना? दिवाकर बोला। अच्छा माफ कर दो। बिंदु बोली। नहीं करूंगा। दिवाकर बोला। अरे कर दो ना। बिंदु फिर बोली। नहीं, कभी नहीं। दिवाकर बोला। ठीक है, मत करो। आज ही बाबूजी कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, जब ब्याह करके चली जाऊंगी तब पछताते रहना। बिंदु इतना कह करके जाने लगी। दिवाकर ने बिंदु का हाथ पकड़ लिया और बोला, चोटी पकड़ करके बैठा लूंगा तुझे, बड़ी आई ब्याह रचाने वाली, तुझे अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। भला किस रिश्ते से? बिंदु ने पूछा। दोस्ती के रिश्ते से। दिवाकर बोला। अच्छा खाना खाया? बिंदु ने पूछा। नहीं। दिवाकर बोला। अच्छा चलो मैं खाना लेकर के आती हूँ, साथ मिल करके खाएंगे। बिंदु बोली। और बिंदु खाना लेकर के आई और दोनों ने साथ मिल करके खाना खाया। उधर शहर में प्रभाकर अपना सामान बांधने में लगा था।
तभी उसके मित्र कैलाश ने आकर के पूछा, कहीं जा रहे हो मित्र? हाँ, रात की गाड़ी से निकलूंगा, गांव जा रहा हूँ। इम्तिहान जो हो गए हैं और अभी नतीजे आने में वक्त है, तो यहाँ भी रह करके क्या करूँगा? प्रभाकर बोला। और सुनैना का क्या, वो तुम्हारे बिन रह पाएगी? कैलाश ने पूछा। हाँ भाई, यही तो कसौटी है। कभी कभी अपनों की खातिर बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और अगर उसे मुझसे सच्चा प्रेम है तो मेरा इंतजार जरूर कर पाएगी, नहीं तो इसका मतलब उसकी मोहब्बत में खोट है। प्रभाकर बोला। सुनैना को बताया कि तुम गांव जा रहे हो? कैलाश ने पूछा। हाँ, शाम को उसके घर जा कर के बता दूंगा। प्रभाकर बोला। अच्छा मित्र, चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। और इतना कह करके कैलाश चला गया। सुनैना शहर के सबसे बड़े नामी गिरामी डॉक्टर राजीव सिंघानिया की बेटी है। सिंघानिया साहब राजे रजवाड़ों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो प्रभाकर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और हमेशा अव्वल आता है। वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसका इरादा जज बनने का है। सुनैना भी प्रभाकर के साथ कॉलेज में है और साथ पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को पसंद करने लगे। सिंघानिया साहब को जब ये सब बात पता चली तो उन्हें कोई भी आपत्ति ना हुई। उन्होंने भी मन में सोचा कि प्रभाकर जैसा होनहार लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा। शाम को प्रभाकर सुनैना के घर पहुंचा और अपने गांव जाने की खबर दी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, सुनैना बोली। पर क्यों देवी जी? प्रभाकर ने पूछा। पहले तुम इसलिए नहीं मिलते थे कि कहते थे कि इम्तिहान है, वक्त नहीं है। अब सोचा था कि तुम और मैं अब मिल करके कुछ बातें किया करेंगे, तो तुम घर जा रहे हो। सुनैना बोली। लेकिन कितने दिनों से घर भी तो नहीं गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो परिवार वालों के प्रति भी मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? प्रभाकर बोला। अच्छा ठीक है, कब तक गांव से लौटोगे? सुनैना ने पूछा। बस नतीजे आने के पहले लौट आऊंगा, प्रभाकर बोला। और उस शाम प्रभाकर सुनैना से मिलकर के रात की गाड़ी से अपने गांव चला आया। दोपहर तक गाड़ी स्टेशन पहुंच गई। दिवाकर पहले से ही पूरन तांगे वाले के साथ स्टेशन पहुंच गया था। प्रभाकर गाड़ी से अपना सामान लेकर के जैसे ही उतरा, दिवाकर ने फौरन उसके चरण स्पर्श किए और प्रभाकर ने दिवाकर से कहा, बस बस रहने दो, और उसे गले लगा करके पूछा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, और आप कैसे हैं? दिवाकर ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ रे, प्रभाकर ने जवाब दिया। और दोनों भाई तांगे में सामान लाद करके निकल पड़े गांव की ओर। चैत का महीना चल रहा था, हवाओं में गर्माहट हो आई थी। जहां तहां गेहूं के खेत सुनहरे दिख रहे थे क्योंकि फसल पक चुकी थी। तालाब पोखरों में भैंसें नहाती हुई दिख जाती थी और बेशरम के गुलाबी फूल हर तालाब और पोखर की सतह पर तैरते हुए दिख रहे थे। प्रभाकर को ये सब देख करके बहुत आनंद आ रहा था। घर पहुंचे प्रभाकर ने माँ बाबूजी के चरण स्पर्श किए और बोला, माँ बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? सब तेरी पसंद का बनाया है, कटहल की सब्जी, भरवा, करेले, अरहर की दाल, कच्चे आम की चटनी, चावल, रोटी और मीठे में बेसन का हलवा, जैसा तुझे पसंद है, कौशल्या बोली। अब तो मेरी भूख और भी बढ़ गई, मैं बस झट से कुएं पर से नहा करके आता हूँ, फिर सब साथ बैठ करके खाना खाएंगे। और सबने साथ बैठ करके खाना खाया। फिर प्रभाकर बाबू के साथ बैठ करके बातें करने लगा। सेठ मनीराम ने बताया कि दिवाकर कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता, दिन भर आवारा बना घूमा करता है, और उसके साथ वो हीरालाल की बिटिया बिंदु भी दिन भर घूमती है। वो तो लड़की है, घर गृहस्थी के 2-4 काम सीख जाएगी तो उसकी तो शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ये देवा निखट्टू का निखट्टू रह गया तो कौन भला आदमी इसे अपनी लड़की देगा? तू दिन रात सपने देखता है कि तेरी तरह तेरा भाई भी पढ़ाई में होशियार हो, लेकिन इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो चुका है, बेशर्म कहीं का। कितना भी समझाओ लेकिन इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है बाबूजी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इतने दिन यहाँ रह करके दिवाकर की पढ़ाई देखूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये पढ़ाई से इतना जी क्यों चुराता है। अब प्रभाकर ने दिवाकर पर नजर रखना शुरू कर दिया और दिवाकर का चंचल मन तो हमेशा बिंदु में ही रमा रहता। ये बात प्रभाकर को भी समझ में आती थी और वो दिवाकर को समझाता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। जब तो पढ़ लिख बड़ा आदमी बन जाएगा तो बिंदु को तुझ पर कितना
कितना फक्र होगा। अब तू बिंदु से केवल शाम को ही मिला करेगा। दिन भर आवारा गर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दे। 12वीं पास करने के बाद तुझे भी मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। दिवाकर को भी प्रभाकर की बातें समझ में आ गई और ये सब बातें बिंदु भी अपने घर के आंगन में खड़े होकर के सुन रही थी। उसने मन में सोचा, सच ही तो कह रहे हैं बड़े भैया, अब मैं देवा को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद बिंदु भी समझ चुकी थी कि दिवाकर की पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। गांव पहुंच करके प्रभाकर बहुत खुश था। लगभग 1.5 महीने ही बीते होंगे कि सेठ मनीराम की बहुत तबीयत खराब हो गई। शहर के डॉक्टर को भी बुलाया गया लेकिन कोई असर ना हुआ। प्रभाकर बहुत परेशान सा रहने लगा। उधर इम्तिहान के नतीजे आने का वक्त हो आया था और बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। कौशल्या भी बहुत परेशान थी। क्या करें बेचारी, अब उसको अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। सबका रो रो करके बुरा हाल था। और फिर एक रोज सेठ मनीराम ने प्रभाकर को अपने पास बुला करके कहा, लगता है बेटा मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भला दुनिया उंगली ना उठा पाए कि बड़े बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया। दुकान की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाना, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना और छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके काबिज बनाना, इतना काबिल बनाना कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, दुनिया उसे सलाम करे। बोल बेटा, रखेगा ना अपने पिता की बात का मान, निभाएगा ना अपना कर्तव्य? वचन दे मुझे, वचन दे मुझे। हाँ बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़ूंगा, प्रभाकर बोला। और इतना सुनकर के सेठ मनीराम जी के प्राण पखेरु उड़ गए और घर में रोना धोना मच गया। मनीराम जी की तिरहमी हो चुकी थी। प्रभाकर अपनी माँ से बोला, माँ सोचता हूँ कि शहर जा करके अपना सामान उठा लाऊं और सबको बता आऊं कि अब मैं हमेशा के लिए गाँव में जा करके बस रहा हूँ। लेकिन बेटा तेरी पढ़ाई, कौशल्या बोली। माँ बाबूजी को वचन जो दिया था कि मैं अब से घर और उनकी दुकान संभालूंगा और दिवाकर को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब मुझे अपना वचन निभाने का समय आ गया है, प्रभाकर बोला। ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे, कौशल्या बोली। और प्रभाकर अपना और भी सामान लेने शहर पहुंचा। प्रिंसिपल से मिल करके बोला कि अब वो पढ़ाई छोड़ रहा है। लेकिन क्यों बेटा, इम्तिहान के नतीजे भी आ गए हैं, तुम अव्वल आए हो, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहते हो? प्रिंसिपल ने पूछा। हाँ सर, बाबूजी नहीं रहे और घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मरते समय बाबूजी को वचन दे चुका हूँ कि अब से मैं गांव में रह करके अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, प्रभाकर बोला। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारे कॉलेज ने एक अच्छा छात्र खो दिया, प्रिंसिपल बोले। और प्रभाकर सुनैना से भी मिलने पहुंचा। मैं पढ़ाई छोड़ करके गांव में रहूंगा हमेशा के लिए, प्रभाकर ने सुनैना से कहा। लेकिन क्यों, सुनैना ने पूछा। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, प्रभाकर बोला। और हमारा ब्याह, सुनैना ने पूछा। अगर गांव में रह सकती हो तो चलो, अभी ब्याह करके गांव ले चलता हूँ, प्रभाकर बोला। नहीं प्रभाकर, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। मुझे लगा कि तुम जज बन करके बड़े आदमी बनोगे और तब मुझसे ब्याह करोगे, सुनैना बोली। इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की थी, बनावटी थी। तुमने सिर्फ मेरी शोहरत से मोहब्बत की है, प्रभाकर बोला। तुम्हें जो समझना है समझ लो, सुनैना बोली। मैं सब समझ गया। और इतना कह करके प्रभाकर सुनैना के घर से वापस आ गया। प्रभाकर का मन आज बहुत ही दुखी था। वो रास्ते में चलते जा रहा था, उसकी आंखों में पल पल इक्का का आंसू भी टपक जाते, जिसे वो अपने कुर्ते की बाह से पोंछ लेता। आज उसे एहसास हो रहा था कि ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ से बनी है। वो दुखी मन से हॉस्टल पहुंचा, सामान बांध करके मित्रों से विदा ली और स्टेशन जा पहुंचा। प्रभाकर का मन बहुत व्यथित था। वो गाड़ी में बैठा और लेट गया। जब मन अशांत हो और हृदय को चोट लगी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस मन चाहता है कि शांत हो करके एक कोने में बैठ जाए। किसी से बात करने का मन नहीं करता। और फिर प्रभाकर अगर लड़की
होता तो किसी सखी से अपने मन का हाल बता करके मन हल्का कर लेता, उसके कंधे पर सिर रख करके रो लेता, लेकिन लड़के तो ये भी नहीं कर सकते। पुरुषों ने स्वयं एक सीमा रेखा खींच रखी है जिसे वे स्वयं पार नहीं करना चाहते। वे डरते हैं क्योंकि लोग कहीं ये ना कह दें कि तुम तो पुरुष हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, और अगर किसी ने ये कह दिया तो उनका पुरुषत्व आहत हो जाएगा। रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। प्रभाकर लेटे लेटे खिड़की से बाहर निहार रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी कि वो सो जाता, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था। गुस्से में खाने की खबर ना रही। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। उसने सोचा कुछ खरीद लेता हूँ। वो स्टेशन पर उतरा, फटाफट एक दुकान से कचौरियाँ और समोसे खरीद करके गाड़ी में चढ़ने लगा। तभी किसी ने धक्का दिया और सारी कचौरियाँ और समोसे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बिखर गए। उसने नजर उठा करके देखा तो कोई लड़की थी जिसने साड़ी पहन रखी थी और बालों की 2 लंबी सी चोटियां बनाए हुई थी। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपका नाश्ता गिर गया। वो लड़की बोली। कोई बात नहीं, मैं और खरीद लाता हूँ, प्रभाकर बोला। लेकिन प्रभाकर जैसे ही दूसरी कचौरियां और समोसे खरीदने मुड़ा, वैसे ही गाड़ी ने सीटी दे दी। अब कोई फायदा नहीं, गाड़ी में चलिए। गाड़ी दूसरी सीटी पर चल पड़ी। वो लड़की बोली। प्रभाकर उदास सा अपनी सीट पर आया और सीट के नीचे रखी हुई सुराही से एक गिलास पानी निकाला और पी गया। ये उस समय की बात है जब बोतल और थर्मस नहीं चला करते थे। लोग सफर में सुराही लेकर के चला करते थे। वो लड़की अपना सामान लेकर के कुली के साथ गाड़ी में चढ़ी। कुली ने जल्दी से सारा सामान रखा। लड़की कुली से बोली, लो अपने पैसे और फौरन उतरो, दूसरी सीटी पर गाड़ी चल देगी। कुली के जाते ही लड़की ने सारा सामान जमाया और अपनी सीट पर बैठ गई। फिर एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। करीब 9 बजे उठी और उसने वॉश बेसिन के पास जा करके अपने हाथ मुंह धुले और सीट पर आकर के खाना खोलने लगी। उसने 2 पत्तलों पर खाना लगाया, आलू की सब्जी, पूरियां और आम का अचार। फिर प्रभाकर को आवाज दी, अजी सुनिए श्रीमान, खाना खा लीजिए। प्रभाकर ने नहीं सुना, वो ऐसे ही अपनी आंखें मूंदे लेटा रहा। अजी सुनिए जनाब, मैं आपसे ही कह रही हूँ, वो लड़की फिर बोली। इस बार प्रभाकर ने आंखें खोली और पूछा, जी देवी जी, क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं? अब इस फर्स्ट क्लास के डब्बे में मेरे और आपके सिवाय सर्कल के जानवर तो हैं नहीं जो मैं उन्हें बुलाऊंगी। वो लड़की बोली। जी कहिए, क्या बात है? प्रभाकर ने पूछा। जी मैंने कहा कि खाना खा लीजिए। वो लड़की बोली। जी आप खाइए, मुझे भूख नहीं है, प्रभाकर बोला। हाँ हाँ मुझे पता है आपको भूख नहीं है, इसलिए तो कुछ देर पहले कचौरियाँ और समोसे खरीदे जा रहे थे, वो लड़की बोली। देखिए मैंने कहा ना, जिद मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है, प्रभाकर बोला। ऐसे कैसे भूख नहीं है जी, चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, वो लड़की बोली। ये क्या बात हुई देवी जी, अगर मैं ना मिलता आपको तो फिर किसके साथ खाती आप? प्रभाकर बोल। शायद इसलिए आप मुझे मिले हैं कि मैं आपके साथ खाना खा सकूं, वो लड़की बोली। देवी जी आप नाहक ही परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं, प्रभाकर बोला। और ये क्या आपने देवी जी लगा रखा है? मेरा नाम सारंगी है, वो लड़की बोली। इसलिए आप इतनी देर से बिना सुर ताल के बाजे जा रही हैं? बाजे जा रही हैं, प्रभाकर खींच करके बोला। हाँ हाँ श्रीमान, मुझे थोड़ा ज्यादा बातें करने की आदत है, इसलिए शायद आपको परेशानी हो रही है, सारंगी बोली। लेकिन मैं कम ही बात करता हूँ, इसलिए कृपा करके आप अपना खाना खाएं, मेरा दिमाग ना खाएं, प्रभाकर बोला। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगी, सारंगी बोली। प्रभाकर उठा, उसने जाकर के वॉश बेसिन में हाथ धुले और सारंगी के पास रखा पत्तल उठा करके खाना खाने लगा। सारंगी ने पूछा, और कुछ लेंगे? प्रभाकर बोला, नहीं। खाना खा करके हाथ धोए, सुराही से पानी निकाल करके पिया और आंखें बंद करके लेट गया, जिससे सारंगी उससे बात ना कर पाए। आप कहाँ जा रहे हैं? सारंगी फिर बोली। चंपानगर तक, प्रभाकर ने सीमित सा जवाब दिया। अरे मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, वहाँ के जमींदार राम स्वरूप के यहाँ, वो मेरे फूफा जी हैं, सारंगी बोली। सारंगी कुछ देर तक यूं ही बोलती रही।
जब देखा कि प्रभाकर जवाब नहीं दे रहा है तो वो भी किताब लेकर के पढ़ने लगी। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी और गाड़ी बस पहुंचने वाली थी। सारंगी जागी, उसने मुंह धोया और सामान समेटने लगी। तब तक प्रभाकर भी जाग चुका था। उसने भी अपना मुंह धोया और सामान समेटने में लग गया। स्टेशन आ चुका था। गाड़ी रुकी और दोनों ही अपना अपना सामान गाड़ी से नीचे उतारने लगे। सारंगी को लेने तो तांगे के साथ एक नौकर आ चुका था, लेकिन प्रभाकर को लेने कोई नहीं आया था, क्योंकि प्रभाकर घर में बोल करके नहीं आया था कि कब लौटेगा। सारंगी ने देखा तो पूछा, आपको लेने कोई नहीं आया? जी आप फिक्र ना करें, मैं चला जाऊंगा। प्रभाकर बोला, जी ऐसे कैसे? मेरे रहते हुए आप ऐसे कैसे जाएंगे? सारंगी बोली, मैंने आपसे मदद मांगी? नहीं मांगी ना, फिर भी आप मेरे पीछे पड़ रही हैं। देवी जी, भला क्यों? प्रभाकर ने पूछा। मानवता के नाते, नहीं तो मुझे भी किसी राह चलते से बात करने का कोई शौक नहीं है। और फिर जब गांव एक है, एक ही जगह जाना है तो साथ चलने में क्या बुराई है? सारंगी बोली। और नौकर से प्रभाकर का सामान भी तांगों में रखने को कहा और दोनों चल पड़े तांगे में बैठ करके गांव की ओर। सारंगी फिर बोल पड़ी, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जी आपको क्या लेना देना मेरे नाम से? प्रभाकर बोला, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताइए, लेकिन इतना चिढ़ क्यों रहे हो? सारंगी बोली, जब से आप मिली है ना तो बातें करे जा रही हैं, बातें कर करके मेरा दिमाग खा गई हैं, इसलिए। प्रभाकर बोला, ठीक है जाइए, कुछ नहीं पूछती। सारंगी बोली। और तब तक सारंगी के फूफा जी की हवेली आ गई। वो नौकर से बोली, मेरा सामान उतार दो और इन्हें इनके घर तक छोड़ आओ। नौकर ने यही किया। तभी सारंगी के फूफा जी ने बाहर आकर के पूछा, आ गई बिटिया? वो कौन था? कोई फूफा जी, गाड़ी में मिल गया था, लगता है किसी बात से बहुत दुखी है। सारंगी बोली। प्रभाकर को देखते ही कौशल्या बोली, तू आ गया बेटा? तूने तो कहा था कि तुझे कुछ ज्यादा दिन लग जाएंगे, सबसे मिल करके आएगा, लेकिन तू इतनी जल्दी आ गया। हाँ माँ, यहाँ की चिंता थी कि दुकान कैसी चल रही होगी और दिवाकर ठीक से पढ़ रहा होगा कि नहीं। प्रभाकर ने कौशल्या से कहा, कितनी चिंता करता है बेटा, तूने हम सब के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। कौशल्या प्रभाकर को आशीष देते हुए बोली, मेरी मेहनत तो तब सफल होगी माँ, जब मैं दिवाकर को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बना दूंगा। बस इतना आशीर्वाद दो कि बाबूजी को दिया हुआ वचन निभा पाऊं। प्रभाकर बोला, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। कौशल्या बोली, और हाँ, ये नालायक दिवाकर कहाँ है? दिख नहीं रहा है? प्रभाकर ने पूछा। बेटा मेरी कहाँ सुनता है, तू रहता है तो तेरा थोड़ा डर बना रहता है, तू नहीं था तो फिर उसे काहे का डर? घूम रहा होगा कहीं आवारा बना। कौशल्या बोली, ठीक है माँ, ठीक है, मैं नहा करके आता हूँ, उसके बाद खाना खा करके आराम करूँगा। प्रभाकर बोला। तब तक दिवाकर भी आ गया और आते ही प्रभाकर से पूछा, अरे भैया इतनी जल्दी आ गए और स्टेशन से कैसे आए? वो मिल गया था कोई जो इसी गाँव में आ रहा था, उसी के साथ आ गया। प्रभाकर ने दिवाकर को जवाब दिया। ठीक है तो आप नहा लीजिए, फिर खाना खाते हैं। दिवाकर बोला। कुछ देर बाद दोनों भाई खाना खाने बैठे। तभी प्रभाकर ने दिवाकर से पूछा, क्यों रे, पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास भैया, दिवाकर ने जवाब दिया। इम्तिहान में अच्छे अंकों से पास हो जाएगा या नहीं? प्रभाकर बोला। बिल्कुल भैया, दिवाकर बोला। अच्छा ये सब बातें बाद में करना, पहले चैन से खाना खा लो। कौशल्या बोली। वही तो माँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भैया को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है कि मैं पढ़ाई करता हूँ कि नहीं। दिवाकर बोला। नहीं रे, ऐसा नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने, सारे गांव में मेरा नाम हो, मैं जहाँ से गुजरूं तो लोग कहें कि देखो वो जा रहा है दिवाकर का भाई। प्रभाकर बोला। हाँ बेटा, देवा जरूर बड़ा आदमी बनेगा, तेरा त्याग बेकार नहीं जाएगा। तूने हम सब के लिए अपनी पढ़ाई और सपनों से मुंह मोड़ा, तूने भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। कौशल्या बोली। हाँ भैया, माँ सच कह रही हैं, आपने हम लोगों के लिए अपने सपने दांव पर लगा दिए। दिवाकर बोला। बस बस रहने दो, तो क्या हुआ, मेरा जज बनने का सपना अधूरा रह गया, अब मेरा सपना दिवाकर पूरा करेगा। मेरा
भाई, प्रभाकर बोला। ले ये लड्डू खा करके देख प्रभु कैसे बने हैं, कल ही शाम को बिंदवासिनी दे गई थी। कौशल्या बोली, माँ इस लड्डू की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे बड़े बेटे प्रभु को नहीं, छोटे बेटे देवा को है। उसे रात रात भर पढ़ाई जो करनी है। 10वीं तो ये अच्छे अंकों से पास कर चुका है और 11वीं के इम्तिहान भी आने वाले हैं। फिर 12वीं पास होते ही इसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दूंगा, वहाँ ये भी मेरी तरह हॉस्टल में रहेगा। प्रभाकर बोला। ऐसे परिवार का वार्तालाप चलता रहा और एक रोज शाम के वक्त प्रभाकर ने मुनीम जी से कहा कि मुनीम काका, मैं थोड़ा नहर तक टहलने जा रहा हूँ, आप थोड़ा दुकान संभालिए और कोई अगर ग्राहक ना आए तो दुकान बंद करके चाबियां माँ को दे दीजिएगा। जी बड़े भैया, मुनीम काका बोले और प्रभाकर चल पड़ा नहर की ओर। पहाड़ियों में डूबते हुए सूरज की लालिमा खेतों को ढक रही थी। पंछी अपने कोटरों में चल पड़े थे। चरवाहे भी अपने अपने जानवरों को चरा करके घर लौट रहे थे। प्रभाकर को जो भी जान पहचान का मिलता था वो उसे राम राम बोल देता और ऐसे ही टहलते टहलते नहर के किनारे अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे किसी ने पीछे से टोका, अरे श्रीमान आप यहाँ कैसे? जी आप यहाँ? प्रभाकर ने पूछा। जी मैं हमेशा बजने वाली सारंगी। सारंगी बोली। जी देवी जी आप यहाँ क्या करने आई हैं? प्रभाकर ने पूछा। जी मछली पकड़ने, घर में मन नहीं लग रहा था। सारंगी बोली। जी आप मांसाहारी हैं? प्रभाकर ने पूछा। जी नहीं, अपने कुत्ते शेरू के लिए। सारंगी बोली। तो चलिए फिर साथ में टहलते हैं। प्रभाकर बोला। लेकिन मैं अजनबियों से बात नहीं करती, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है। सारंगी बोली। जी उस दिन मैं किसी बात को लेकर के बहुत परेशान था, इसलिए आपके साथ ऐसा सलूक कर बैठा। मेरा नाम प्रभाकर है। प्रभाकर बोला। जी अच्छा चलिए। और सारंगी प्रभाकर के साथ टहलने निकल पड़ी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रभाकर दिन भर दुकान संभालता और रात को दिवाकर को भी पढ़ाता। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखों में जलन होने लगती, क्योंकि शहर में तो वो बल्ब की रोशनी में पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो दिवाकर को पढ़ाता। जो भी सुनता वो यही कहता कि सेठ मनीराम जी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसा लायक बेटा पाया है। बाप को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रहा है। इधर बिंदु भी दिवाकर से ज्यादा ना मिलती उसकी पढ़ाई की वजह से। दिवाकर तो बहुत कोशिश करता कि चल नहर के किनारे घूमने चलें, चल खेतों में चलते हैं, लेकिन बिंदु ना मानती। वो दिन भर घर में रह करके घर के काम काज सीखती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो थोड़ी देर के लिए दिवाकर के घर चली जाती, लेकिन दिवाकर के बिना उसका मन ना लगता और उसे अनमना देख करके बिंदु की माँ ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, तू इतनी अनमनी क्यों रहती है? तबीयत ठीक नहीं है तो वैद्य जी को बुलाऊं? लेकिन बिंदु बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इधर हीरालाल जी ने बिंदु के लिए एक लड़का देख लिया और वे लोग नवरात्रि में बिंदु को देखने आने वाले थे। इस बात से परेशान होकर के बिंदु ने सोचा क्यों ना ये बात कौशल्या काकी से कहूं और वो माँ से कहेंगी कि मुझे ब्याह नहीं करना है। बिंदु कौशल्या के पास पहुंच करके बोली, काकी बाबूजी बोले कि लड़के वाले मुझे नवरात्रि में देखने आएंगे, लेकिन मैं ब्याह नहीं करना चाहती। क्यों बिटिया, तेरे मन में कोई और है क्या? कौशल्या ने पूछा। जी काकी, बिंदु बोली। कौन है? ओ कौशल्या ने पूछा। जी ओ, बिंदु शर्मा रही थी। तभी प्रभाकर ने अंदर आकर के कहा कि मैंने सब सुन लिया है और शायद वो हमारा दिवाकर है, लेकिन बिंदु ये बात उससे अभी मत कहना, नहीं तो उसका मन पढ़ाई से उचट जाएगा। जी भैया, मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगी कि देवा का मन पढ़ाई से भटक जाए। बिंदु बोली। मैं वचन देता हूँ बिंदु, जिस दिन दिवाकर कुछ बन जाएगा मैं स्वयं उससे तेरा ब्याह कराऊंगा। ये कहते हुए प्रभाकर ने बिंदु के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। बिंदु बोली। अच्छा, अब तू निश्चिंत होकर के घर जा, काका से मैं बात करूंगा कि तेरा ब्याह उस जगह ना हो। प्रभाकर बोला और बिंदु अपने घर चली गई। प्रभाकर ने कौशल्या से पूछा, माँ हीरालाल काका से कैसे कहूँ कि ये बिंदवासिनी का अभी ब्याह ना करें, क्योंकि उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे देवा को बिंदु पसंद करती है। तू एक बार हीरा भैया से बात तो करके देख, वो जरूर मान जाएंगे और फिर हमारा देवा आगे चल करके सरकारी नौकरी करेगा तो भला उसे कौन अपनी बेटी देने से मना करेगा। कौशल्या बोली। माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं
आज ही इस विषय पर काका से बात करता हूँ। लेकिन माँ, काका तो बाबूजी को पसंद नहीं करते थे, तो वे इस रिश्ते के लिए कैसे तैयार होंगे? प्रभाकर ने पूछा। बेटा, वो तब की बात थी जब तेरे बाबूजी जीवित थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो हीरा भैया के भी मन का मैल दूर हो गया है। वो हमें अपना परिवार ही मानते हैं, कौशल्या बोली। ये तो सच है माँ, तो फिर हिम्मत करके आज सब कुछ कह ही देता हूँ काका से, प्रभाकर बोला। प्रभाकर ने हीरालाल जी के पास जाकर के सारी बात बताई। हीरालाल जी बोले, उस आवारा लफंगे से मैं कभी बिंदु का ब्याह ना करूं, ना पढ़ाई ना लिखाई, दिन भर आवारा गर्दी करता है। ठीक है काका, माना कि देवा आवारा है, लफंगा है, लेकिन अगर पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाएगा तब तो करोगे ना उससे बिंदु का ब्याह? और फिर अपनी बिंदु भी तो उसे पसंद करती है और आपकी तो एक ही बेटी है, तो क्या आप उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते? प्रभाकर ने हीरालाल जी से कहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है देवा, अगर तुम्हारी तरह होनहार निकला तो जरूर मैं उसका ब्याह बिंदु से कर दूंगा, हीरालाल जी बोले। लेकिन एक बात है, ये बात देवा को ना पता चले कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका मन पढ़ाई से उचट जाए। अभी बिल्कुल सही समय चल रहा है उसकी पढ़ाई के लिए। अभी तो वो बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा है, फिर ब्याह के सपने देखने लगेगा, प्रभाकर बोला। हाँ, उससे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुमने कह दिया तो बस सब सही है। मैं केवल बिंदु और बिंदु की माँ से ही कहूँगा, और मुझे भी अब बिंदु के लिए लड़का ढूंढने से मुक्ति मिल गई, हीरालाल बोले। अब सब निश्चिंत थे कि जैसे ही दिवाकर की नौकरी लग जाएगी फौरन उसकी शादी बिंदवासिनी से कर देंगे। और प्रभाकर भी मन ही मन खुश था कि बाबूजी को दिया हुआ वचन वो ठीक से निभा रहा है। उधर कौशल्या ने भी प्रभाकर से पूछा, क्यों रे प्रभाकर, छोटे भाई की शादी भी तय कर दी, उसकी पढ़ाई का भी सारा इंतजाम कर दिया, ये बता तू कब ब्याह रचाएगा? छोटे का ब्याह होने से पहले अपना ब्याह रचा ले, जरा मैं भी तो बहू के सुख भोग लूं। माँ, कैसी बातें करती हो? मैं ब्याह कर लूंगा तो घर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? और फिर जरूरी तो नहीं है वो आएगी तो तुम लोगों को मेरी तरह ध्यान रखेगी। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। सारी लड़कियां बिंदु की तरह प्रेम निभाने वाली नहीं होती हैं, कुछ तो सिर्फ पैसे और शोहरत की सगी होती हैं। बहुत देखी हैं ऐसी लड़कियां मैंने शहर में, इसलिए आज के बाद कभी भी इस विषय पर चर्चा मत करना। प्रभाकर इतना कह करके बाहर चला गया। उस दिन के बाद फिर कौशल्या ने प्रभाकर से कभी शादी के लिए नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लगा कि प्रभाकर हमारे लिए इतना त्याग करे। एक रोज दोपहर के समय प्रभाकर की दुकान में एक व्यक्ति आया और बोला, जमींदार राम स्वरूप जी मंदिर में भंडारा करवाना चाहते हैं, इसलिए सामान चाहिए। उन्होंने आपको घर बुलवाया है ये पूछने के लिए कि कौन सा सामान कितना लगेगा, क्योंकि आप तो दुकानदार हैं, आपको सब अंदाजा होगा। प्रभाकर बोला, ठीक है चलिए, और मुनीम काका से दुकान देखने के लिए कहा। प्रभाकर राम स्वरूप जी के हवेली पहुंचा। राम स्वरूप जी बोले, अरे आ गए तुम, पहले मैं तुम्हारे पिताजी को बुलवाया करता था, लेकिन अब वो रहे नहीं। फिर मैंने सुना कि उनका बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दुकान संभालने लगा है। ऐसा त्यागी पुत्र किसी किसी को नसीब होता है। जी, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया है, और मेरी जगह और भी कोई होता तो यही करता, प्रभाकर बोला। बहुत ही समझदार लगते हो बरखुरदार, जो ऐसा सोचते हो, राम स्वरूप जी बोले। आप तो बेवजह मेरी तारीफ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए भला कौन नहीं करता है? प्रभाकर बोला, चलो अच्छी बात है जो तुम इतने अच्छे विचार रखते हो। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करता हूँ। और इतना कह करके राम स्वरूप जी ने भीतर आवाज लगाई, अरे ओ सारंगी बिटिया, तनिक मेहमान के लिए नाश्ता पानी तो भिजवा दो। अभी लाई फूफा जी, अंदर से सारंगी ने आवाज दी। और सारंगी कुछ देर में एक तस्तरी में कुछ पेड़े, नमक पारे और शरबत लेकर के हाजिर हुई, और प्रभाकर को बिना देखे ही बोल पड़ी कि फूफा जी वो धनिया बगीचे में कुछ काम कर रही है, इसलिए मैं ही ले आई मेहमान के लिए नाश्ता। और जैसे ही प्रभाकर को एकाएक देखा तो वो बोल पड़ी, अरे आप यहाँ कैसे? बिटिया, मैंने बुलाया है इन्हें, तुम क्या इन्हें पहचानती हो? राम स्वरूप जी ने सारंगी से पूछा। जी फूफा जी, ये वही तो हैं जिस दिन मैं यहाँ आई थी तो मेरे साथ स्टेशन से यहाँ तक आए थे। अच्छा हाँ, अब याद आया, तभी तो मैं कहूँ ये घर मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और उस दिन मैं बहुत परेशान था, मेरा मन कहीं और लगा था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, प्रभाकर बोला। अच्छा,
तो उस दिन तुम थे, ये मेरे साले की बेटी है सारंगी, हमारे कोई संतान नहीं है, तो जब मन ऊब जाता है तो इसे यहाँ बुला लेते हैं। वैसे तो कॉलेज में पढ़ती है, राम स्वरूप जी बोले। तब तो बहुत अच्छी बात है कि इन्हें पढ़ाई का शौक है, प्रभाकर बोला। अच्छा तुम नाश्ता कर लो, फिर जल्दी से सामग्री के बारे में बात करते हैं, कौन सा सामान कितना लगेगा, राम स्वरूप जी बोले। और कुछ देर बाद सारी सामग्री के विषय में बात हो गई और राम स्वरूप जी ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। सारे गांव से कहा गया कि कोई भी चूल्हा ना जलाए, सबको भंडारे में न्योता है। प्रभाकर का परिवार और बिंदु का परिवार भी गया। भंडारे के बाद प्रभाकर और सारंगी की मुलाकातें भी बढ़ गईं और एक रोज सारंगी के घर से चिट्ठी आई कि माँ बीमार हैं, जल्दी से आओ, और सारंगी चली गई। प्रभाकर फिर अकेला रह गया। दिन बीत रहे थे। अब दिवाकर ने 12वीं पास कर ली थी और छुट्टियां भी खत्म होने को थी। अब प्रभाकर सारा इंतजाम करने में लग गया था कि दिवाकर को वहां शहर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। प्रभाकर वहां सारा सामान तैयार करने में लग गया था और उधर दिवाकर का मन उदास था। उसे लग रहा था कि अभी तक तो रोज रोज नहीं मिल पाता था बिंदवासिनी से, लेकिन कभी कभार शकल तो देखने को मिल जाती थी और अब तो उसकी शकल देखने को भी तरस जाया करूंगा। मैं शहर नहीं जाना चाहता, लेकिन भैया मुझे जबरदस्ती शहर भेज रहे हैं। उसने कौशल्या से भी कहा, लेकिन कौशल्या भी क्या कर सकती थी, वो प्रभाकर के वचन के आड़े नहीं आना चाहती थी। और उस दिन वो शहर जाने से पहले शाम के समय बिंदवासिनी से मिलने उसके घर गया, लेकिन बिंदवासिनी ने उसे घर पर नहीं मिली और उसने काकी से पूछा भी नहीं कि बिंदु कहाँ है, और काका काकी से मिलकर के चला आया, लेकिन वो रात भर सो ना सका। सुबह सुबह तांगे पर प्रभाकर ने सारा सामान लाद दिया और दिवाकर से बोला, चल बाबूजी की तस्वीर को प्रणाम कर, फिर माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। दिवाकर ने यही किया, फिर बोला, जा काका काकी को भी आशीर्वाद ले आ। और दिवाकर जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो बिंदु तब भी बाहर ना निकली। अब तो दिवाकर रुआंसा सा हो आया और प्रभाकर ने दिवाकर के मन की बात भांप ली। प्रभाकर ने मन ही मन सोचा कि बिंदु कितनी भलाई सोचती है दिवाकर की, उसका मन विचलित ना हो इसलिए तो उससे मिलने बाहर नहीं आई। और दिवाकर गैर मन से तांगे में बैठ करके चल पड़ा स्टेशन की ओर। शहर पहुंच करके प्रभाकर ने दिवाकर के कॉलेज एवं हॉस्टल दोनों जगह सबसे जान पहचान करवा दी। 2 दिन वहां उसके साथ रह करके सारा शहर घुमा दिया कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, ये भी बता दिया और सख्त हिदायत दी, इस गली में कभी भी भूल करके कदम ना रखना, क्योंकि ये शहर की सबसे बदनाम गली है। दिवाकर सब समझ गया। दिवाकर को सब कुछ समझा करके सारी हिदायतें दे करके प्रभाकर गांव लौट आया, लेकिन प्रभाकर को अच्छा नहीं लग रहा था भाई से अलग हो करके, और दिवाकर को भी हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा था। वो था गांव का सीधा साधा लड़का और सब उसका हॉस्टल में मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसे शहर वालों की तरह रहना नहीं आता था। ना तो उसके पास ढंग के कपड़े थे और ना ही स्टाइल। इससे उसमें अब हीन भावना ने घर कर लिया। उसका मन ना पढ़ाई में लगता ना ही किसी और काम में। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहने लगा। दिवाकर बहुत बड़ी उलझन में था। कमरे से बाहर निकलता तो उसे अपने पहनावे और चाल ढाल पर शर्म महसूस होती। कैंटीन में खाना खाने जाता तो सब कांटे छुरी से खाते और वो हाथ से। उसकी फूहड़ता पर सब हंसते, उसका मजाक बनाते। तभी हॉस्टल में रहने वाले एक साथी ने उसका फायदा उठाया, उससे हमदर्दी जताई और उससे दोस्ती कर ली। उसका नाम शिशिर था। उसने दिवाकर से कहा कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और देखना कुछ दिनों में ही तुम इन सब से स्मार्ट और हैंडसम दिखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नए कपड़े, नए जूते, ये हेयर स्टाइल बदलना होगा। 2-3 महीने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। 2-3 तरह के महंगे महंगे घड़ी और चश्मे खरीदने पड़ेंगे और कहीं पर भी जाया करो तो टैक्सी से आया जाया करो। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दिवाकर ने पूछा। गांव से मंगवाओ,
क्यों, घर में पैसे की तंगी है क्या? शिशिर ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े भैया घर संभाल रहे हैं। पिताजी नहीं रहे तो सारा हिसाब किताब भैया के जिम्मे रहता है, और अगर ज्यादा पैसे मंगाए तो भैया हिसाब पूछेंगे, दिवाकर बोला। तो कोई ना कोई बहाना बना देना। अगर स्वयं में आत्मविश्वास लाना चाहते हो तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो बने रहो देहाती गंवार और फूहड़, मेरा क्या जाता है, शिशिर ने कहा। नहीं मित्र, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, और फिर तुम मेरे सीनियर भी हो और यहाँ पहले से रह रहे हो, तो यहाँ के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, दिवाकर बोला। ये हुई ना बात, शिशिर बोला। अब शिशिर ने दिवाकर के तन और मन दोनों का ही काया पलट करना शुरू कर दिया। दिवाकर के साथ शिशिर का भी अयासी करने का मौका मिल जाता, क्योंकि शिशिर हॉस्टल का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके गलत चाल चलन की वजह से उसके घरवाले ने उसे पैसा भेजना बंद कर दिया था, और हॉस्टल में ऐसा कोई नहीं बचा था जिससे उसने उधार ना लिया हो, और पैसा ना चुका पाने के कारण हॉस्टल में अब लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया था। इसलिए उसने दिवाकर को अपना दोस्त बना लिया था अपने फायदे के लिए। उसने दिवाकर के लिए कई जोड़ी कपड़े सिलवाए, महंगी महंगी घड़ियां खरीदवाई, महंगे महंगे जूते दिलवाए, 2-3 सोने की चैन बनवाई, साथ में सिगार और सिगरेट भी पीनी सिखा दी। बोला ये पीना बड़े घरों के लड़कों की शान होती है, और दिवाकर है कि बेजुबान जानवर सा उसकी हर बात मानता चला गया। इतना सब सीखने पर भी अभी बात नहीं रुकी थी कि एक दिन शिशिर एक नई जगह दिवाकर को लेकर के गया, और वो जगह थी शराब खाना। शिशिर ने वेटर को ऑर्डर दे करके मंगवाई पीने के लिए। दिवाकर बोला, मैं ये नहीं कर सकता, किसी को पता चल गया तो मेरी सामत आ जाएगी, और उस रात वो वहां से चला आया। इस बात से शिशिर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उस रात शराब खाने का बिल शिशिर के हिस्से आया। शिशिर ने अब दिवाकर से बात करना बंद कर दिया। इस बात से दिवाकर परेशान रहने लगा, क्योंकि उसका शिशिर के सिवाय कोई और दोस्त ना था। और एक दिन दिवाकर से ना रहा गया, और उसने शिशिर से माफी मांग ली और बोला कि ठीक है दोस्त, जो तुम कहोगे वही करूंगा, लेकिन अब से कभी भी नाराज ना होना। शिशिर और दिवाकर पहले की तरह फिर घूमने लगे, और इधर दिवाकर की पढ़ाई चौपट हो रही थी, और उधर प्रभाकर गांव से पैसे भेजे जा रहा था, और उधर प्रभाकर गांव से पैसे भेज भेज करके परेशान था। और एक रोज फिर दिवाकर की चिट्ठी गांव पहुंची पैसे मांगने के लिए। इस बार प्रभाकर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर देवा को इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसने इस बारे में अपनी माँ कौशल्या से बात की तो कौशल्या बोली कि ऐसा तो नहीं देवा शहर जाकर के गलत संगत में पड़ गया हो। दिवाकर बोला, नहीं माँ, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे बाबूजी की इज्जत पर दाग लगे। लेकिन बेटा, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, क्या पता शहर जा करके उसे वहाँ की हवा लग गई हो और उसका मन बदल गया हो। कौशल्या बोली, नहीं देवा हम लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तो बस तुमसे यूं ही कहने क्या चला आया कि देवा आजकल बहुत पैसे मांग रहा है, और तुम हो न जाने बात को कहां से खींच करके कहां ले गई। प्रभाकर ने कौशल्या से कहा, मैं तो बस तुझे दुनियादारी के बारे में बता रही थी। ये दुनिया है बेटा, यहाँ इंसान को बदलते देर नहीं लगती है, किसी को कुछ भी भरोसा नहीं है, ना जाने इंसान कब बदल जाए। कौशल्या बोली, सही कह रही हो माँ, ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। प्रभाकर बोला, कुछ हुआ है क्या बेटा? कौशल्या ने प्रभाकर से पूछा। ना माँ, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, कल ही देवा को पैसे भेज देता हूँ, वो वहाँ फिजूल खर्ची थोड़े ही कर रहा होगा, जरूरत होगी तभी तो मंगाए हैं पैसे, मैं तो नाहक ही चिंता कर बैठा। प्रभाकर बोला, जैसी तेरी मर्जी बेटा। कौशल्या बोली, और दूसरे दिन ही प्रभाकर ने देवा को मनी ऑर्डर के रुपए भेज दिए, और उधर दिवाकर रुपए पाकर के खुश था। अब वो शिशिर के साथ शराब खाने भी जाने लगा। रात देर हॉस्टल से लौटता तो सुबह समय से जाग ना पाता, और कॉलेज की क्लास छूट जाती। इस तरह दिवाकर की अयासियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और उधर प्रभाकर को लग रहा था कि मेरा भाई पढ़ रहा है। उधर बिंदवासिनी रोज डाकिया बाबू से पूछती कि उसके लिए कोई चिट्ठी है, लेकिन दिवाकर शायद
अब विंध्यवासिनी को भूल बैठा था। वो शहर की रंगीन दुनिया को ही अपना सब कुछ मान बैठा। उसे ना अब अपनी गांव की याद रह गई थी और ना गांव वालों की। फिर एक रोज देवा की चिट्ठी आई प्रभाकर के पास कि एक बार की इस बार की छुट्टियों में वो कुछ दिन गांव आकर के रहेगा। ये खबर प्रभाकर ने सबसे पहले विंध्यवासिनी को सुनाई। विंध्यवासिनी खुशी से झूम उठी और प्रभाकर से बोली, इस बार तो मैं सब उसकी ही पसंद की चीजें बना बना करके उसे खिलाऊं। हाँ रे, तेरा जो मन करे वो करना, बना करके खिलाना अपने देवा को, पहले उसे आ तो जाने दे, प्रभाकर बोला। और वो दिन आ गया, आ पहुंचा जिस दिन देवा आने वाला था। प्रभाकर सुबह सुबह ही तैयार होकर के तांगा लेकर के स्टेशन जा पहुंचा। कुछ देर में गाड़ी भी आ पहुंची और दिवाकर गाड़ी से उतरा। प्रभाकर ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिवाकर सूट बूट में बिल्कुल साहब लग रहा था। इस बार दिवाकर प्रभाकर के चरण स्पर्श करना भूल गया। प्रभाकर को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा भूल गया होगा, कोई बात नहीं, और उसने दिवाकर को गले से लगा लिया। लेकिन जब प्रभाकर ने दिवाकर को गले लगाया तो उसे अपनेपन का एहसास ना हुआ। आज तो उसे अपना छोटा भाई कुछ पराया सा महसूस हुआ। प्रभाकर को लगा कि ये शायद ये उसका भ्रम है, ये मेरा देवा ही तो है, सफर से आया है, थक गया है शायद, और फिर इतने दिनों बाद गांव लौटा है, इसलिए शायद ऐसा होगा। प्रभाकर खुद को तसल्ली पर तसल्ली दिए जा रहा था। दिवाकर घर पहुंचा, जैसे तैसे कुएं पर नहा करके खाना खाने बैठा। चल आजा, हम दोनों आज बड़े दिनों बाद साथ में बैठ करके खाना खाएंगे, प्रभाकर बोला। तभी विंध्यवासिनी भी दिवाकर की पसंद के कुछ व्यंजन लेकर के आ पहुंची। उसने प्रभाकर और दिवाकर की थाली में अपनी बनाई हुई चीजें रख दी। तभी दिवाकर बोला, ये क्या है, इतना तेल मसाला मैं नहीं खाता, लेकिन पहले तो तुम ये चीजें बड़े चाव से खाया करते थे देवा। बिंदु बोली, पहले खाया करता था लेकिन अब नहीं। पहले मैं गंवार हुआ करता था, लेकिन अब मैं शहर में रहने लगा हूँ और वहाँ के लोग ऐसे फूहड़ता से खाना नहीं खाते, चम्मच और छुरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या, पीतल की थालियाँ, वहाँ लोग चीनी मिट्टी के प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और माँ, मैं ये कुएं का खुला पानी नहीं पी सकता, कल से मेरे लिए पानी उबाल करके रखा करो, दिवाकर बोला। दिवाकर की बातें सुन करके सब दंग रह गए और विंध्यवासिनी गुस्सा होकर के अपने घर आ गई। लेकिन देवा ने ना ही विंध्यवासिनी से बात की और ना ही उसे मनाने आया। विंध्यवासिनी बहुत दुखी हुई। इस बार ना तो देवा उसके साथ नहर किनारे गया और ना ही अमरूद तोड़ने। और कुछ दिन गांव में रह करके देवा फिर से शहर लौट गया। शहर पहुंच करके फिर से उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। पहले साल तो जैसे तैसे नंबर ला करके देवा पास हो करके दूसरे साल में पहुंच गया। उसने अपने पास होने की खबर तो प्रभाकर को दी, लेकिन नंबर अच्छे ना आ पाने के कारण नंबर नहीं बताए। ऐसे ही साल भर और चलता रहा। अब शिशिर ने दिवाकर को शहर की बदनाम गलियों की सैर करानी शुरू कर दी, क्योंकि शिशिर को पैसों की जरूरत पड़ती और अपना खर्चा वो दिवाकर से ही इसी तरह निकलवाता। बदनाम गलियों में उसकी मुलाकात आफरीन नाम की गाने वाली से हुई, जो उम्र में दिवाकर से बड़ी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि जो भी पहली बार में उसे देखे वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। और ऐसा गाती थी कि जैसे कोई कोयल उसकी आवाज सुन करके मुसाफिर भी रास्ता भूल जाते हैं। और उसकी खूबसूरती पर दिवाकर रीझ बैठा। वो रोज रात को उसका गाना सुनने जाने लगा और इस बात का शिशिर को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी आफरीन को पसंद करता था। लेकिन अब आफरीन का दिल दिवाकर पर आ चुका था। वो उसके भोलेपन और सादगी पर मर मिटी थी और ये बात शिशिर को अखर गई। एक रात शिशिर ने दिवाकर से कह ही दिया कि वो आफरीन से दूर रहे। दिवाकर ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम ये सवाल पूछने वाले कौन होते हो? शिशिर ने दिवाकर से पूछा। मैं आफरीन को चाहने लगा हूँ, दिवाकर बोला। तेरी इतनी औकात, मैंने ही सब सिखाया और मेरे ही प्यार पर हक जताते हुए शर्म नहीं आती? शिशिर बोला। अरे जा जा, मेरे टुकड़ों पर पलता है तू, और तू भूल रहा है अपनी औकात, दिवाकर बोला।
इतना सुनते ही शिशिर ने दिवाकर पर हाथ उठा दिया और दिवाकर भी कहाँ चुप रहने वाला था। दोनों में गुत्थम गुत्थी और हाथापाई शुरू हो गई। दिवाकर ने तो गांव का असली घी दूध खाया था, उसने शिशिर की अच्छे से खबर ली। चोटिल शिशिर तिलमिला उठा और धमकी देता हुआ बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दिवाकर ने शिशिर से झगड़ा तो कर लिया था, लेकिन उसके बहुत सारे राज शिशिर के पास थे और उसने जो धमकी दिवाकर को दी थी वो पूरी कर दी। शिशिर ने दिवाकर के विषय में सब प्रिंसिपल से कह दिया। प्रिंसिपल बहुत नाराज हुए और दूसरे ही दिन उन्होंने अपने ऑफिस में दिवाकर को बुलवाया। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्या वो सच है? प्रिंसिपल ने दिवाकर से पूछा। क्या सुना है आपने सर? दिवाकर ने प्रिंसिपल से पूछा। यही कि तुम अब कोई भी क्लास नहीं लेते, देर रात तक तुम शराब खाने में रहते हो और रात को लौटते हो, प्रिंसिपल ने पूछा। हाँ सर, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, दिवाकर ने बेशर्मी के साथ प्रिंसिपल को जवाब दिया। तुम्हारा बड़ा भाई प्रभाकर तो ऐसा ना था, वो तो हीरा था, हीरा, और एक तुम हो जिसमें बड़ों का कोई लिहाज नहीं रह गया है। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने अपनी आदतें ना सुधारी तो मैं प्रभाकर को चिट्ठी लिख करके सब बता दूंगा, प्रिंसिपल बोले। जी, जो आदतें मुझे लग चुकी हैं वो अब छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। और इतना कह करके दिवाकर प्रिंसिपल ऑफिस से चला गया और प्रिंसिपल साहब देखते रह गए। इस साल दिवाकर ने तो जैसे किताबों को हाथ लगाना ही बंद कर दिया था। अब तो दिन में भी आफरीन के यहाँ पड़ा रहता और आफरीन उससे पैसे ऐंठते रहती। हॉस्टल भी समय से ना पहुँचता, रात को ज़्यादातर देर से लौटता। तब तक हॉस्टल के दरवाजे बंद हो चुके होते। वो फिर आफरीन के यहाँ पहुँच जाता। दिन भर आफरीन की मोटर में आफरीन के साथ घूमता, रात को थिएटर देखता, रेस्तरां में खाना और रात को शराब पी करके आफरीन के यहाँ पड़े रहना, बस यही दिनचर्या हो गई थी उसकी। इसी बीच एक दिन बिंदवासिनी के पिता हीरालाल का शहर में कोई काम आन पड़ा। उन्होंने प्रभाकर से पूछा कि देवा का कोई संदेशा कहलवाना हो तो बता दो, उससे कह दूंगा। प्रभाकर बहुत खुश हुआ, न जाने उसके लिए क्या क्या बंधवा दिया। बिंदवासिनी ने भी अपने हाथों से लड्डू बना करके देवा के लिए भिजवा दिए। हीरालाल जी शहर पहुंचे। उन्होंने दिन भर अपना काम निपटाया और शाम को दिवाकर को खोजते हुए हॉस्टल पहुंचे। लेकिन वहां जो उन्हें दिवाकर के बारे में सुनने को मिला वो सुन करके उनके होश उड़ गए। उसका मन बहुत ही दुखी हुआ और वो देवा को खोजते आफरीन के घर के तरफ ही जा रहे थे कि उन्होंने देवा को किसी महिला के साथ मोटर में जाते हुए देखा। वो आफरीन का पता पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचे। तब नौकरानी ने बताया कि वो दोनों तो मोटर में अभी अभी थिएटर ड्रामा देखने गए हैं। हीरालाल जी ने थिएटर का पता ठिकाना लिया और वो भी थिएटर पहुंच गए। जब ड्रामा खत्म हुआ तो हीरालाल जी ने देवा को देख करके पूछा, तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थक गया। लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता, दिवाकर बोला। अरे मैं तेरा काका हीरालाल, देख तेरे भाई और माँ ने तेरे लिए क्या क्या भेजा है। हीरालाल जी बोले, बड़े अजीब आदमी हैं आप। जब मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मैं आपको नहीं जानता तो फिर क्यों मेरी जान खा रहे हो? आपका देवा कोई और होगा, मैं नहीं। कृपया मेरा पीछा छोड़िए और हम दोनों को जाने दीजिए। इतना कह करके दिवाकर आफरीन के साथ वहां से चला गया और हीरालाल जी उसका मुंह ताकते रह गए। हीरालाल जी गांव पहुंचे और उन्होंने प्रभाकर से सब कुछ कह दिया, लेकिन प्रभाकर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आप मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए काका, प्रभाकर बोला। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, भला मैं क्यों देवा को बदनाम करने की कोशिश करूँगा? हीरालाल जी बोले, होगा आपका कोई स्वार्थ, मुझे क्या पता, और मुझे देवा के बारे में कुछ नहीं सुनना। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, प्रभाकर बोला। और प्रभाकर ने हीरालाल जी की बात नहीं मानी और चला गया। उधर दिवाकर की अयासियां अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी और इस बार शिशिर
बिल्कुल भी नहीं चूका और उसने दिवाकर की फिर से शिकायत कर दी कि दिवाकर देर रात हॉस्टल लौटता है और कभी कभी तो लौटता ही नहीं है। वो शायद अपनी रातें बदनाम गलियों में ही गुजारता है। उसकी वहाँ कोई प्रेमिका भी है जिसका नाम आफरीन है। शिशिर की बात सुन करके प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने फिर से एक बार दिवाकर को अपने ऑफिस में बुलवा भेजा। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्या वो सच है कि तुमने अब शराब खाने के अलावा बदनाम गलियों में भी कदम रखना शुरू कर दिया है? ये सब मैं तुम्हारे घर चिट्ठी लिख करके बताता हूँ, प्रिंसिपल बोले। हाँ, ये सच है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता और आज ही मैं हॉस्टल छोड़ करके उसके घर चला जाऊंगा रहने के लिए। आपको जो कुछ भी मेरे घर वालों को बताना है बता दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। और इतना कह करके दिवाकर प्रिंसिपल ऑफिस से चला गया। इधर प्रिंसिपल ने प्रभाकर को चिट्ठी लिख करके सब कुछ बता दिया। ये सब जानकर प्रभाकर को बहुत दुख हुआ। उसने माँ को बताया। माँ ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इंसान को बदलते देर नहीं लगती है। और अब प्रभाकर ने दिवाकर को पैसे भेजने बंद कर दिए और चिट्ठी भी लिख दी कि तेरी हरकतों से परेशान होकर के मैं ऐसा कर रहा हूँ। उधर प्रभाकर के इस फैसले से दिवाकर तिलमिला गया और गांव पहुंचा। उसने कहा कि मुझे बंटवारा चाहिए, मेरे हिस्से में जितना आता है उतना मुझे दे दो। उसे बेच करके मैं हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा। मैं ऐसे रिश्तेदारों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सुन करके प्रभाकर रो पड़ा और तिजोरी की चाबी फेंकते हुए बोला कि तुझे जितना रुपया चाहिए सब ले जा, लेकिन मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी ना होने दूंगा, फिर चाहे क्यों ना मेरी जान ही चली जाए। दिवाकर ने बेशर्मों की तरह तिजोरी की चाबियां उठाई, मनमाना रुपया निकाला और बिना कुछ कहे शहर वापस चला गया, क्योंकि वो आफरीन की मोटर लेकर के आया था। उसके लिए शहर जाना आसान हो गया। कौशल्या ये सब देख करके बेहोश हो करके गिर पड़ी। उसने घर की ऐसी दुर्दशा देख करके उसे बहुत आघात पहुंचा। ऐसा सदमा लगा कि उसने बीमार हो करके बिस्तर पकड़ लिया। उधर बिंदवासिनी ने जब दिवाकर का ये रूप देखा तो उसका विश्वास हिल गया। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। उसे लगा कि दिवाकर ने तो उसे कभी प्रेम किया ही नहीं था, नहीं तो वो ऐसे किसी भी लड़की के साथ, वो कोई अच्छे घर की नहीं बदनाम लड़की के साथ। बिंदु की जिंदगी पर तो जैसे कोई पहाड़ सा टूटा था और वो बहुत दुखी रहने लगा। अब तो उसका खाना पीना भी छूट गया और दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। प्रभाकर बिंदु को देखता तो रो पड़ता और उससे नजरें मिलाकर की बात ना कर पाता। उससे कहता कि मेरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं पहले ही तुम्हारी सगाई दिवाकर से करवा देता, उसकी पढ़ाई की चिंता ना करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था जैसा हो गया। नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो देवा की भलाई चाहिए। अब उसकी अकल ही फिर गई तो कोई क्या करे। बिंदु बोली, मैंने ही उसको कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। ये सब मेरी ही गलतियों का ही नतीजा है, प्रभाकर बोला। इधर कौशल्या बहुत बीमार रहने लगी। उसे चिंता खाए जा रही थी। वो रोज प्रभाकर से पूछती कि दिवाकर कब आएगा, लेकिन इसका प्रभाकर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि प्रभाकर ने बहुत सी चिट्ठी लिखी थी दिवाकर को कि माँ की हालत बहुत खराब है और रोज तेरे बारे में पूछती हैं, हो सके तो जल्दी से आ जा। लेकिन प्रभाकर की एक भी चिट्ठी का जवाब दिवाकर ने नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसी ही बीमारी की हालत में दिवाकर का इंतजार करते करते एक दिन कौशल्या भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन दिवाकर ये खबर पा करके भी गांव ना आया और अब प्रभाकर बिल्कुल अकेला हो चुका था। प्रभाकर का अब कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना ही दुकानदारी में और ना ही घर में। उसे तो दिवाकर की चिंता थी कि कहीं वो ऐसे रास्ते पर ना चल पड़े कि वहां से लौटना उसके लिए मुश्किल हो जाए। उसके सिवाय अब था भी तो नहीं उसका। आखिर जो भी हो, खून का रिश्ता जो था उससे, वो उसका भाई है, वो भी सगा। अब प्रभाकर ने शहर जाने का मन बनाया। उसने सोचा कैसे भी हो वो अपने भाई को वापस ला करके रहेगा, नहीं तो जो उसने बाबूजी को
वचन दिया था उसका क्या होगा। वो दुकान और घर पर ताला लगा करके चाबी देने बिंदवासिनी के घर जा पहुंचा। बिंदवासिनी के बाबूजी उस समय घर पर नहीं थे, केवल माँ थी और उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा। बस काकी, अब और नहीं रह सकता भाई के बिना, उसे लेने शहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटूंगा, प्रभाकर बोला। लेकिन बड़े भैया देवा ने आने से इनकार कर दिया तो? बिंदवासिनी ने पूछा। वो कुछ भी कहे, मुझे चाहे जितनी भी बुरा भला कह ले, उसे मैं अपने साथ ला करके ही रहूंगा, प्रभाकर बोला। हाँ बड़े भैया, काश ऐसा हो जाए, बिंदु बोली। हाँ ऐसा ही होगा, वो इस बार जरूर आएगा। इतना कह करके प्रभाकर ने काकी के पैर छुए और निकल पड़ा शहर की ओर। वहां पहुंच करके उसने हॉस्टल से दिवाकर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और जा पहुंचा आफरीन के घर। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। नौकरानी ने दरवाजा खोलते ही प्रभाकर से पूछा, जी आप कौन? मैं प्रभाकर हूं और तुम्हारी मालकिन से मिलना चाहता हूं, उनसे बहुत ही जरूरी काम है, प्रभाकर ने कहा। जी आप यहीं इंतजार करें, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ, नौकरानी बोली। नौकरानी के जाते ही प्रभाकर ने आफरीन के घर की ओर नजर दौड़ाई। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सामने फूल फलों से लदा बगीचा था। बगीचे में झूला और लैंप पोस्ट भी लगे थे। घर के साथ लगा हुआ गैराज था। गैराज में 2 मोटर कारें खड़ी थी। आफरीन बहुत ही रईस मालूम होती थी। वो सब देख ही रहा था। तभी आफरीन हाजिर हुई और उसने पूछा, जी कहें मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? जी आपका ही नाम आफरीन है? प्रभाकर ने पूछा। जी मैं ही हूँ आफरीन, आफरीन बोली। जी दिवाकर आपके यहाँ रहता है? प्रभाकर ने पूछा। जी रहता है, लेकिन आपको इससे क्या? आफरीन ने पूछा। जी मैं तो बस ऐसे ही जानकारी ले रहा था, प्रभाकर बोला। जी ये मेरा जाति मामला है। और आप कौन होते हैं मेरे जाति मामले में दखल देने वाले? आफरीन ने पूछा। जी क्योंकि दिवाकर मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई प्रभाकर ने जवाब दिया। जी आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, आफरीन बोली। जी नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्रभाकर बोला। जी अंदर आइए, फिर आराम से बैठ करके बातें कीजिए, आफरीन बोली। जी आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, चलिए अंदर चल करके बात करते हैं, प्रभाकर बोला। आफरीन ने प्रभाकर को बैठक में ले जा करके कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी बात सुन लीजिए, प्रभाकर बोला। अच्छा ठीक है, कहिए जो कहना चाहते हैं, आफरीन बोली। जी मैं यहाँ ये कह रहा था कि आप मेरी बहन के समान हैं, कृपा करके मेरे भाई का पीछा छोड़ दीजिए, उसकी जिंदगी मत खराब कीजिए, नहीं तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊं, नहीं तो मैं दुनिया वालों को मुंह ना दिखा सकूंगा। प्रभाकर इतना कहते कहते रो पड़ा। लेकिन इसका इल्जाम आप मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? वो मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास, आफरीन बोली। जो भी हो बहन, लेकिन मैं उसे ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। वो अगर बर्बाद हो गया तो मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी, प्रभाकर बोला। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आफरीन ने पूछा। जी उसकी जिंदगी से दूर हो जाइए, आप उसे आसरा नहीं देंगी तो शायद ठोकर खा करके उसका मन बदल जाए। वो अपने रास्ते से भटक गया है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, और अगर मेरा साथ देंगी तो मैं अपने मरे हुए बाप को दिया हुआ वचन निभा पाऊंगा, प्रभाकर बोला। आपने मुझे बहन कहा है और आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे अल्फाज नहीं बोले, सब ने केवल गलत नज़रों से ही देखा है। मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि आपका भाई सही रास्ते पर आ जाए, आफरीन बोली। शुक्रिया बहन, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्रभाकर बोला। इसमें एहसान की क्या बात है भाईजान, मेरी सोहबत में रह करके ही दिवाकर का ये हाल हुआ है। अगर मेरी ही वजह से वो सही हो जाता है या हो सकता है तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, आफरीन बोली। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, हमेशा खुश रहो। और दिवाकर आफरीन के सिर पर हाथ फेर करके जाने लगा। तभी आफरीन बोली, माफ कीजिएगा भाईजान, आप कहाँ ठहरे हैं?
जी नारायण मंदिर के बगल में एक धर्मशाला है, वहाँ ठहरा हूँ और जब तक दिवाकर सही रास्ते पर नहीं आ जाता मैं वहीं पर रहूँगा। प्रभाकर बोला। जी ठीक है भाईजान, मैं इसलिए पूछ रही थी कि कभी आपको कोई पैगाम देना हो तो मैं कहाँ मिलूँ? आफरीन बोली। कोई बात नहीं बहन, अच्छा किया जो पूछ लिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कह करके प्रभाकर आफरीन के घर से चला आया। आफरीन अंदर आ गई और बिस्तर पर लेट करके दिवाकर के बारे में सोचने लगी कि क्या कहेगी दिवाकर से और कैसे कहेगी कि मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि वो भी तो चाहने लगी है दिवाकर को। इतने दिनों बाद कोई मिला था जो उसे सच्ची मोहब्बत करता था और ऐसे कैसे वो दिवाकर को खफा कर सकती है? ये तो दिवाकर की पाक मोहब्बत की तौहीन होगा। या खुदा तू ही कोई रास्ता सुझा, आफरीन ने मन ही मन कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आफरीन ने अपनी नौकरानी शमशाद को आवाज दे करके कहा कि देखना तो दरवाजे पर कौन है। शमशाद ने दरवाजा खोला तो सामने शिशिर था। अंदर से आफरीन ने फिर से शमशाद से पूछा कि कौन है? शमशाद जी शिशिर साहब आए हैं और कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। शमशाद बोली। आफरीन ने सोचा चलो रास्ता मिल गया है, अगर मैं शिशिर से मेल बढ़ा लूं तो दिवाकर खुद ही मुझसे दूरियां बना लेगा। और ये सोच करके आफरीन ने शमशाद से कहा कि उन्हें भीतर आने दो। शिशिर भीतर आकर के बोला, सलाम कबूल करें आफरीन जान। जी कहिए क्या काम है? बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए हैं, अब तो जैसे हमें भूल ही गए हुजूर। आफरीन बोली। क्या बात है आफरीन जान, आज तो आपकी बातों से शहद टपक रही है, वरना हम तो आपके कदमों पर अपना दिल बिछाए रहते हैं और सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं मिलता हमें। शिशिर बोला। आपको कोई गलत फहमी हो रही है हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। आफरीन बोली। क्या हुआ, मन भर गया क्या आपका दिवाकर से? शिशिर ने आफरीन से पूछा। उसके पास है ही क्या, ना दौलत है ना शोहरत है और ऐसे लोगों से आफरीन दूर ही रहती है। दौलत के लिए ही मोहब्बत का नाटक किया था उससे, उसकी दौलत खत्म तो हमारी मोहब्बत खत्म। आफरीन बोली। अच्छा तो ये बात है? शिशिर बोला। और क्या, उसमें ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं जो उसकी मोहब्बत की जाए? वो इस लायक है ही नहीं। आफरीन बोली। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे एक भी अकल नहीं है और जो भी उसे आता है वो सब मेरा सिखाया हुआ है। गांव से आया था तो एकदम गंवार देहाती था, मेरी संगत में रह करके ही उस पर शहर का रंग चढ़ा था और मुझे ही आंखें दिखाने लगा। शिशिर ने कहा। उसमें वो बात कहाँ जो आप में है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या खिदमत करूं आपकी, क्या लेंगे? एक एक जाम हो जाए? आफरीन ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ। शिशिर बोला। तो चलिए आज आपको अपने हाथों से जाम बना करके पिलाते हैं। आफरीन बोली। इसी तरह आफरीन और शिशिर की बातें चल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मित्रों इस कहानी में आज इतना ही, शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।